दोस्तों इस वीडियो में क्लास 12th का कोई भी स्टेट बोर्ड का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। 6 चैप्टर हैं। तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, यानी कि इसके अंदर टॉपिक आते हैं मेटलर्जी, तो वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। और इसे मैं अपने कोचिंग का जो नोट्स है उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो नोट्स स्टूडेंट ने तैयार किए हैं, सिंपल सा फेयर है, जो मैं लिखाया वही चीज़ है, तो उसी से मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप अपने अनुसार हाई स्पीड लो स्पीड मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वालिटी भी मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग तत्व में जो खासकर धातु है, उस धातु को कैसे निकाला जाता है, उसका क्या प्रक्रिया है, वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मान के चला हूँ कि आपको अभी तक 9th 10th से पढ़े हैं, फिर मैं आपको मान चला कि आप नहीं पढ़े, थोड़ा बेसिक है वो भी मैं बताते चलूँगा। तो तत्व क्या होता है? तो व्हाट इज तत्व? तो कहेंगे वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के, यहाँ प्रकार छूटा हुआ है, वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़े हैं कि पदार्थ की परिभाषा पढ़े हैं कि जो स्थान घेरे, आयतन हो, भार हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। फिर उनकी 3 अवस्था बताए थे, आपने पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस पढ़े थे। फिर आगे आपने रासायनिक जो है, ठोस, द्रव, गैस तो आप भौतिक आधार पे उसको डिवाइड किए थे। फिर आगे आपने उसी का सेकेंड चैप्टर में रासायनिक यानी कि केमिकल के आधार पे आपने पदार्थ को भी 3 टाइप में डिवाइड किए थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। तो वही तत्व है, ठीक है। यानी कि जो भी पदार्थ सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा, उससे हम लोग तत्व कहेंगे। जैसे हमारे सामने यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या, संकेत, संयोजकता याद होना चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? तो क्लास 9th के जो है ना, उस बुक में मिलेगा, नहीं तो गूगल क्रोम पे सर्च कीजिएगा तो फोटो टाइप का आ जाएगा, या आप हमको कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये हाइड्रोजन का H है, हीलियम का H ही है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन अभी एक परमाणु है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 हो गया, तो ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ठीक है। यानी कि H कितना भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मतलब H जो परमाणु, मतलब परमाणु कितना है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होना चाहिए कि एक ही टाइप का होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही परमाणु रहना चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ही परमाणु रहना चाहिए, तभी हम लोग तत्व कहेंगे, ठीक है। समझ गए? तो आप कहेंगे सर तो कि इनको तत्व नहीं कहेंगे, तो बाबू इनको तत्व नहीं कहेंगे। जैसे ये हो गया, H2O हो गया, आप कहेंगे सर इसमें तो हाइड्रोजन 2 ठो है, हाइड्रोजन का 2 ठो परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 है। यानी कि इस H2O है, ये जल का सूत्र होता है, आपको पता होगा। तो H2O है, ये क्या है? इसमें आपको हाइड्रोजन के परमाणु मिल रहे हैं और ऑक्सीजन परमाणु मिल रहे हैं, तो इसको तत्व नहीं कहेंगे, इसको यौगिक कहेंगे, ठीक है। यौगिक का परिभाषा आपने पढ़े भी होंगे कि जो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके फिक्स अनुपात में निर्माण करते हैं कोई नया यौगिक, नया चीज़ का, तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है। बस उतना नहीं समझना है, बस तत्व समझना। तत्व समझ गया कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो उसे तत्व कहेंगे। जैसे होगी आपको, हाँ, ऐसे बुक में चेंज होते रहता नंबर,
बुक में कोई बुक में 105 दिया होगा, कोई बुक में 118 तत्व दिया होगा। ठीक है, तो ये सब है ना दिन पर दिन बढ़ते रहता है, घटता तो नहीं रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो तत्वों की कुल संख्या 118 है। बाकी आप अपने बुक में अनुसार मिला लीजिएगा कितना दिया हुआ है। ठीक है, बुक में जो आपका दिया हुआ है सिलेबस में NCERT में वही सही माना जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब समझ गए कि तत्व समझ गए, तो तत्व का भी आगे डिवाइड होता है। तत्व को भी हम लोग जनरली 3 टर्म में यानी कि 3 टॉपिक में डिवाइड किए हुए हैं। लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनते रहिए। पहला है धातु, जिसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। दूसरा है अधातु, जिसको इंग्लिश में नॉन मेटल बोलते हैं। तीसरा है उपधातु, जिसको इंग्लिश में मेटोलॉइड मेटोलॉइड बोलते हैं। इस मेटोलॉइड, चलिए तो समझ गए। तत्व को 3 भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, ऐसे धातु का पहचानने का भी गुण बता देना चाहिए। ठीक है, तो आपको परमाणु संख्या याद रहेगा तो आप 30 तक क्या है ना उस परमाणु से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरे में 8 होना चाहिए, तीसरा में 18 तक फुलफिल हो सकता है। इस तरह से तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप पता लगा सकते हैं कि उसका जो लास्ट में है, जैसे मैं आपको एक लगा के बताता हूँ, सोडियम का लगा के बताता हूँ। ये सब ज़रूरी है, इसमें आप समझ रहे कि एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो देखिए ये हो गया सोडियम, Na सोडियम का संकेत होता है। परमाणु संख्या 11 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। और ऊपर जो भी लिखा रहेगा वो परमाणु द्रव्यमान होता है और नीचे जो भी लिखा रहता है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? पहचानना है, भूल नहीं जाइएगा क्योंकि याद रहेगा। भार को आप हमेशा सर पे यानी कि ऊपर उठाते हैं और संख्या अपना पैर नीचे रहता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या है 11 और परमाणु द्रव्यमान है 23। तो हमको ये द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट है, मेरा इच्छा कर रहा है बताऊं लेकिन वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं मिस कर रहा हूं, टॉपिक से छोड़ मतलब इस सिलेबस में नहीं है उसको मैं छोड़ते जा रहा हूं। ठीक है, बाकी आपको बेसिक पहले से देख लेना होगा क्योंकि बेसिक पकड़ूंगा तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, आपको भी बोरिंग सा लगेगा। परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो 2, 8, 1 लिखेंगे। तो इस सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट वाला कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पे 1 है। और तो सोडियम का संयोजकता हो जाता है 1 तो जिसका भी जिसका भी संयोजकता यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 यानी कि 3 तक के अंदर तक रहता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। और जो 4 से ज़्यादा रहता है उसे हम लोग अधातु कहते हैं और बीच में रहता है तो उसको हम लोग उपधातु बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। तो आप इतना समझ गए कि आपको पृथ्वी पर तत्व ही तत्व दिखेगा, तत्व ही आपको धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, सब कहिए सर तो अधातु तो ऊपर पर्यावरण में दिख जाता है, जैसे कि आपका अधातु कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब अधातु है। तो ये सब तो वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक है, चार्ज लग रहा है कि नहीं, एक मिनट रुकिए, चार्ज लगा तो रोक लेता हूँ इसको। परिचय पढ़ते हैं। भूपर्पटी धातुओं का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि भूपर्पटी यानी कि धरती जो है, धरती का निचली परत, वो क्या है कि धातुओं का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें धातुएं मुक्त अवस्था में होती हैं और संयुक्त अवस्था दोनों रूप में पाई जाती है। ठीक है, धातुएं दोनों रूप में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में, याद रहेगा। ठीक है, संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था क्या होगा आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम है वो भूपर्पटी पे पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु है, याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि कहेगा बताइए भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, नाम बताइए। तो आपको एल्युमिनियम बताना पड़ेगा, Al। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 13 है। ठीक है, अब रही बात, आगे पढ़ते हैं।
ऑक्सीजन भूपर्पटी पे पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में अधातु है। इतना समझ में आया आपको? क्या समझ में आया कि एल्युमिनियम भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है। धातु में पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है तो एल्युमिनियम हो गया भूपर्पटी पे, मतलब कि भूतल पे, धरती पे। और कहा कि कौन सा धातु है जो भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हमारा है ऑक्सीजन। याद रहेगा, ठीक है। अब कहे सर वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा गैस तो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% ही होता है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अधातु है? से नाइट्रोजन भी तो अधातु है। तो देखो बाबू, वायुमंडल की चर्चा नहीं हो रही। वायुमंडल में भले ही नाइट्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है, नाइट्रोजन आप परिचित है उनसे, गैस से, जो आप लोग जो खाना वाना खाते हैं ना, वो कुरकुरे टंच मंच दुकान से खरीद कर, उसको सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस से इस्तेमाल किया जाता है। तो वो नहीं बात हो रही। वायुमंडल भले ही नाइट्रोजन 78% है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उस पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस होता है। आप जानते हैं जो भी भारी रहता है वो नीचे की ओर आता है और हल्का ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भारी होने का भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अधातु है। याद रहेगा इतना आपको, ठीक है। चलिए अब मुक्त अवस्था संयुक्त अवस्था की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट्स जो है प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट। आप खुद सोचिए कि कुछ धातु होंगे ना जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते होंगे, मुक्त तो रहते होंगे स्वतंत्र रूप से, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होंगे जो किसी न किसी से रिएक्शन कर लेते होंगे, संयुक्त होने की उम्मीद रखते हैं, मतलब प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धातु बस न्यूट्रल रहेंगे, न किसी से लेना है न देना है, न किसी से अपक्रिया करना है, न कुछ भी करना नहीं करना, ठीक है। तो जो मतलब कि वायुमंडल आपको क्या मिलेगा, मतलब पृथ्वी क्या मिलता है, वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल आपको धूल कण मिलेगा, जल वाष्प मिलेगा, कुछ कुछ गैसें मिलेंगे, अन्य धातु ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है मुक्त अवस्था की परिभाषा है कि वे सभी धातुएं जिनका वायुमंडल की ऑक्सीजन, जल वाष्प, नमी इत्यादि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मुक्त अवस्था के धातु कहलाते हैं। सिंपल बात है। मुक्त अवस्था के धातु यानी कि जो स्वतंत्र रूप से रहता हो, यानी कि कुछ धातु ऐसे भी पृथ्वी पे है और जो किसी से अपक्रिया नहीं करता है, स्वतंत्र रूप से रहता है, ठीक है। आपको ये सर कौन कौन है, तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। चांदी में भी कभी भी जंग लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब कि बहुत अधिक समय रहने पे लगता है, ठीक है। तो हमारा जो मुक्त अवस्था के धातु है ये सोना, चांदी और प्लेटिनम है। याद रहेगा आपको। कहे कि मुक्त अवस्था के धातु कौन कौन है, तो सोना ऑप्शन में रहेगा तो सोना मारिएगा, नहीं चांदी मारिएगा, और नहीं तो प्लेटिनम मारिएगा, ठीक है। ये तीनों याद रखना, तीनों में से कोई एक ठो रहेगा, ठीक है, समझ गए। बाकी परिभाषा तो पूछेगा नहीं कि मुक्त अवस्था धातु किसे कहते हैं, तो फिर पूछ देगा तो बोल दीजिए कि जो वैसे धातु जो प्रकृति में या वायुमंडल में उपस्थित जल, वाष्प, धूल कण इत्यादि से कोई प्रभावित नहीं पड़ता हो, अपक्रिया नहीं करता हो, उसे हम लोग मुक्त अवस्था के धातु कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा लंबा सा वीडियो नहीं है, 10 मिनट का ही, काम चला लीजिए, आगे मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।